हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष मेक फील फ्री टू लर्न चैनल पर आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी को ध्यान में रख करके हम लोग सबसे पहले आधुनिक भारत का ही शुरुआत करेंगे। उसके बाद जब आधुनिक भारत कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तथा प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ने के बाद फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। हम लोगों को यह मालूम है कि भारतीय इतिहास को जेम्स मिल महोदय ने 3 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री। तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसमें हम लोग यह देखेंगे आधुनिक भारत में कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन कैसे होता है और कैसे कैसे वह भारत में अपना क्षेत्र विस्तार करते हैं और अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग यह समझते हैं कि क्या आधुनिक भारत में ही विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ या फिर इसके पहले भी विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए। तो हमें यह मालूम है कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि दुनिया की एक सबसे विकसित सभ्यता थी, उस सभ्यता में विदेशी आक्रमणकारी आर्यों का आगमन होता है और आर्य यहाँ पे आकर के सिंधु घाटी सभ्यता के द्रविड़ लोगों को अपना अधिकार में ले लेते हैं और धीरे धीरे अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। फिर वहीं मध्यकालीन भारत में आएंगे तो मध्यकालीन भारत में हम लोग देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम का 712 ईस्वी में सफल आक्रमण होता है। उसके बाद सल्तनत काल का युग आता है। सल्तनत काल में लगभग 5 राजवंशों ने राज किया। उसके बाद फिर मुगल वंश आता है तथा मुगल वंश धीरे धीरे यहाँ पे शासन करता है। लेकिन मुगल वंश का पतन एक बहुत ही शक्तिशाली शासक औरंगजेब था, उसकी मृत्यु के बाद से धीरे धीरे इसका पतन शुरू हो जाता है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है और उसके बाद से मुगल काल का पतन शुरू हो जाता है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि न सिर्फ यूरोपियों का भारत में आगमन आया, बल्कि इसके पहले भी कई विदेशी थे, जैसे सिकंदर थे। वो लोग भारत में आकर के यहाँ पे अपना अधिकार स्थापित करना चाहते। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन कैसे होता है। तो यहाँ से कई बार प्रश्न यह बनता है कि इसका जो क्रम होता है, किस किस क्रम में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ तथा उसका जो स्थापना था उसका क्रम भी पूछा जाता है और 4 ऑप्शन दे देता है, उसको सजाने के लिए दे देता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस किस वर्ष पुर्तगाली और जितने भी डच, डेनिश या जितने यूरोपीय कंपनियां थे वो आए और तथा किस किस वर्ष वो अपना स्थापना की फैक्ट्रियों का। तो सबसे पहले पुर्तगालियों का भारत में आगमन होता है 1498 ईस्वी में। उसके बाद डच भारत आते हैं 1605 ईस्वी में और उसके बाद ब्रिटिश अंग्रेज आते हैं 1608 ईस्वी में। यानी डच कंपनियों के आने के बाद 3 साल बाद अंग्रेज़ भारत में आते हैं। उसके बाद सन 1620 ईस्वी में डेनिश कंपनियों का भारत में आगमन होता है। फिर सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आते हैं और यह 1668 ईस्वी में भारत में अपना आगमन करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए। लेकिन पुर्तगाली सबसे पहले तो आए, लेकिन भारत से सबसे अंत में जाने वाले यह पुर्तगाली थे। तो यहाँ से प्रश्न यह पूछा जाता है कि कौन ऐसे यूरोपीय कंपनी थी जो कि सबसे पहले आई और सबसे लास्ट में भारत से गई। तो यह यूरोपीय कंपनी थी जो कि सबसे पहले आई और सबसे लास्ट में यहाँ से गई। अब हम लोग इसके स्थापना वर्ष को देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर जो दूसरा नंबर का है ये इसी में डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि आगमन में दूसरे नंबर पे 1605 ईस्वी में डच आते हैं, जबकि जो इसकी कंपनी की स्थापना होता है उसमें 1600 ईस्वी में दूसरे नंबर पे ब्रिटिश का जाता है। तो पुर्तगाली 1498 ईस्वी में अपना फैक्ट्री स्थापित करते हैं। अपने फैक्ट्री को स्थापित करके यहाँ पे अधिकार स्थापित करना शुरू करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे ब्रिटिश आते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में होती है तथा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में।
तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि इसमें और इसमें सिर्फ यही अंतर है कि दूसरे नंबर पे जो डच है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे ब्रिटिश आ जाते हैं। इसीलिए इसको क्रम सजाने के लिए हमेशा प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जबकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। जबकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आगमन हुआ वो 1605 में हुआ, और अंग्रेज यानी जो ब्रिटिश थे उसका आगमन 1608 ईस्वी में होता है। तो अब हम लोग इसके बाद आगमन और इसके स्थापना वर्ष देख लिए। अब हम लोग इसके आगे के, तो सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन क्यों होता है। कारण की बात करते हैं कि क्या कारण था। तो पहला कारण यह था मसाला व्यापार। यूरोपीय कंपनियां भारत से मसाला व्यापार करती थी। यही कारण है कि यूरोपीय कंपनियां भारत में आगमन करती हैं, क्योंकि भारत का जो मसाला था काली मिर्च, यह यूरोपी भारत से ले जा करके अपने यूरोप में 60 गुना दाम पे बेचते थे, उनको अत्यधिक मुनाफा होता था। यही कारण है कि मसाला का व्यापार भी एक मुख्य कारण था जो कि वह भारत की खोज के लिए निकले। फिर दूसरा कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण था 1453 ईस्वी में 1453 ईस्वी में उस्मानिया का कुस्तुनतुनिया पर कब्जा हो गया। क्योंकि ये जो यूरोपीय कंपनियां थी, यह लोग अरब से तुर्की, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इससे होते हुए व्यापार करती थी। और पुर्तगाल डायरेक्ट भारत से व्यापार नहीं करते थे, बल्कि वो तुर्की से व्यापार करते थे। और यह तुर्की लोग इराक, ईरान, अफगानिस्तान, काबुल, इससे होते हुए अपना व्यापार करते थे। जब यहाँ से कोई सामान ले जाना होता था तो सबसे पहले पाकिस्तान, काबुल, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और तुर्की, ऐसे होते हुए इस क्रम में कोई भी सामान का आयात निर्यात होता था। तो 1453 में यह घटना घटी कि जो उस्मानिया था, यहीं पे कुस्तुनतुनिया है, इस कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया का नियंत्रण हो गया, इसने अधिकार स्थापित कर लिया। और जब उस्मानिया ने यहाँ पे अधिकार स्थापित कर लिया तो जो यहाँ का पुर्तगाली लोग, यूरोप लोग जो इधर से व्यापार करते थे, इनका व्यापार अवरुद्ध हो गया, क्योंकि उस्मानिया का एकाधिकार स्थापित हो गया। तो ये यूरोपियों को यहाँ से व्यापार करने के लिए अनुमति नहीं देते थे। वो अकेले ही मोनोपोली का राज स्थापित कर लिए, एकाधिकार स्थापित कर लिए, और सिर्फ वो अपने ही व्यापार करते थे। तो चूँकि पुर्तगाल में, यूरोप में सबसे अधिक सर्दी होती है, और सर्दी होने के कारण वहाँ पे जो मांस का संरक्षण किया जाता है, पुर्तगाली लोग सबसे अधिक मांस का सेवन करते थे। तो उनको मांस का संरक्षण करने के लिए मसालों की आवश्यकता होती थी। वो लोग मसालों का लेप लगा करके उस मांस पे काफ़ी लंबे समय तक उसको संरक्षण करते थे और लंबे टाइम तक उसका उपयोग करते थे। तो चूँकि जब यहाँ से व्यापार अवरुद्ध हो गया, उस्मानिया का कुस्तुनतुनिया पर नियंत्रण होने के बाद, तो इनका व्यापार अवरुद्ध हो गया। तो इसलिए यूरोप वासी के सामने एक मजबूरी बनी कि वो कोई ऐसा मार्ग अपनाएं, एक ऐसा मार्ग खोजे जो कि भारत से डायरेक्ट काली मिर्च के लिए व्यापार हो सके। तो यही कारण है कि पुर्तगालियों ने धीरे धीरे समुद्री मार्ग से दक्षिण अटलांटिक महासागर होते हुए, हिंद महासागर होते हुए भारत की खोज करते हैं। उस्मानिया का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार होने के बाद जितने भी पुर्तगाली या यूरोपीय नाविक थे, यह लोग भारत की खोज के लिए निकलते हैं। यूरोप के जो उस समय राजा थे, प्रिंस हेनरी, उन्होंने इन सभी नाविकों को खुद अपने खर्च पे भेजते थे कि वह जाएं, एक नया मार्ग स्थापित करें, नए मार्ग की तलाश करें, ताकि भारत से हम लोग का व्यापार अधिक से अधिक हो सके। तो इसी के क्रम में स्पेन का एक नाविक था जिसका नाम था कोलंबस। कोलंबस स्पेन का एक नाविक था। यह 1492 ईस्वी में
1492 में भारत की खोज के लिए यहाँ से स्पेन से निकलता है, लेकिन उस समय दिशा सूचक यंत्र नहीं था, तो समुद्र में दिशा का भ्रम हो जाने के कारण वह यहाँ से जैसे ही चलता है किनारे किनारे आता है, लेकिन यहाँ आने के बाद यह इस साइड नहीं जाता है बल्कि इधर चलाता है उत्तरी अमेरिका की तरफ। तो उत्तरी अमेरिका की तरफ चलाता है, तो यहाँ आने के कारण से यह कोलंबस भारत की खोज न करता है बल्कि यह उत्तरी अमेरिका का खोज करता है। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो अमेरिका शब्द है, अमेरिका नाम किसके नाम पे पड़ा, तो यह एक नाविक था, अमेरिगो वेस्पुस्सी। इसी के नाम पे अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। कोलंबस का यह जो यात्रा था, यह यहाँ की रानी इसाबेल थी, इसाबेल, इन्होंने ही इनकी यात्रा प्रायोजित किया, यानी यात्रा को बनाया, उसका योजना बनाया, उसके बाद कोलंबस को भारत में भेजा। सबसे पहले यह समुद्री यात्रा का खोज करने का प्रयास हेनरी द नेविगेटर के नाम से प्रसिद्ध प्रिंस हेनरी ने किया था। यानी सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज करने का प्रयास हेनरी द नेविगेटर के नाम से प्रसिद्ध प्रिंस हेनरी ने किया था। प्रिंस हेनरी एक बहुत ही जिज्ञासु व्यक्ति था और वह समुद्र में यात्रा करना बहुत उसको अच्छा लगता था, इसीलिए हमें हमेशा कुछ समय पे नए नए मार्ग की तलाश करता रहता था। तो हेनरी द नेविगेटर सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज के लिए आता है, लेकिन वह यहाँ तक आते आते दक्षिण अफ्रीका से यहीं से फिर वापस चला जाता है। फिर दोबारा एक पुर्तगाली आता है 1487 ईस्वी में, जिसका नाम है बार्थोलोम्यू डियाज। यह प्रथम पुर्तगाली था जो कि भारत की समुद्रिक मार्ग की खोज करने के लिए निकला था। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन प्रथम पुर्तगाली था जो कि सामुद्रिक मार्ग की खोज के लिए निकला, तो यह था बार्थोलोम्यू डियाज। लेकिन बार्थोलोम्यू डियाज यहाँ से जब आया तो दक्षिण अफ्रीका तक यहाँ तक आया। यहाँ आने के बाद इतना धुंध था, इतना कोहरा था पानी में, समुद्र में, कि यहाँ से उसको कुछ दिशा दिखाई नहीं दिया। इसलिए यहाँ आने के बाद फिर यहीं से वह रिटर्न चला जाता है और इस जगह को यह केप ऑफ गुड होप के नाम से संबोधित करता है। गुड होप का मतलब यह हुआ कि यहाँ आने के बाद उसको एक आशा की किरण जगी, उसे ऐसा लगा कि अब हम भारत की खोज कर सकते हैं। इसीलिए इस दक्षिण अफ्रीका के जो सबसे निचला भाग है उसको उसने केप ऑफ गुड होप का नाम दिया। इसको उत्तमाशा अंतरीप के नाम से भी जाना जाता है। यहीं से यह बार्थोलोम्यू डियाज पुनः वापस चला गया। इसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण पुर्तगाली यात्री था वह था वास्को डी गामा, उसका भारत में आगमन होता है। अब 1497 ईस्वी में वास्को डी गामा अपनी यात्रा की शुरुआत करता है पुर्तगाल से, और यह आने के बाद यही रास्ता इसे किनारे किनारे होते हुए अटलांटिक महासागर से होते हुए यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका तक, यहाँ किनारे तक आता है, उत्तमाशा अंतरीप तक। लेकिन यहाँ आने के बाद यह यहाँ से थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है, यहाँ पे दिशा उसको नहीं समझ में आता है। तो यहीं पे एक गुजराती पथ प्रदर्शक था जिसका नाम था अब्दुल मनिक। यह गुजराती पथ प्रदर्शक था, चूँकि इस क्षेत्र में इसका ज़्यादा
आवागमन था, इसलिए इस क्षेत्र के जितने भी रास्ते थे वो उसको अच्छी तरह से मालूम थे। तो यहाँ उत्तमाशा अंतरिक्ष तक वास्को डी गामा के पहुँचने के बाद यहाँ से गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनी की सहायता से वास्को डी गामा हिंद महासागर होते हुए गोवा का जो यह क्षेत्र है मालाबार तट, इसी मालाबार तट पे पहुंचता है। और यहाँ पे एक बंदरगाह था, कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह जो कि केरल में स्थित है। इसी कालीकट बंदरगाह पे यह पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा पहुँचता है और भारत की खोज कर लेता है, यानी भारत तक वह पहुँच जाता है। यह प्रथम पुर्तगाली यात्री था जो कि इसका यात्रा सफल रहा और अंततः भारत की खोज किया। इसीलिए भारत की खोज का जो श्रेय जाता है वो वास्को डी गामा को जाता है। परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि किसने भारत की खोज किया, तो यह वास्को डी गामा था। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस वर्ष कालीकट बंदरगाह पे वास्को डी गामा पहुंचा, तो यह 1497 ईस्वी में अपना यात्रा प्रारंभ किया था। लेकिन 20 मई 1498 ईस्वी को यह केरल के मालाबार तट पर पहुंचता है। और उस समय केरल में कालीकट में वहाँ के जो शासक होते थे वो थे जमोरिन। केरल के जो शासक थे, कालीकट के शासक, वह थे जमोरिन। इस जमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया और उसके यहाँ भारत में आने का उसने उसको स्वीकार किया और उसको वहाँ पर ठहरने का स्थान प्रदान किया। यहाँ से कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि पुर्तगाल का जो यह यात्री था वास्को डी गामा, यह किस जहाज़ से भारत की यात्रा पर आया था, तो यह जहाज़ का नाम था साओ गैब्रियल जहाज़ से भारत की यात्रा किया। और यह पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत में आकर के एक कंपनी का स्थापना करता है जिसका नाम होता है एस्तादो द इंडिया। यह जो एस्तादो द इंडिया है, यह जो हिंद महासागर का विजित क्षेत्र था जो इसको जीत लिया था वास्को डी गामा, उसी क्षेत्र को एस्तादो द इंडिया नाम से संबोधित किया गया। उसके बाद यहाँ से कालीकट बंदरगाह से वास्को डी गामा काली मिर्च लेकर जाता है और काली मिर्च ले जा करके अपने यहाँ यूरोप में पुर्तगाल में 60 गुना दाम पर बेचता है। वहाँ के लोग जब जानते हैं कि भारत का काली मिर्च जो कि मसाला का एक बहुत ही अच्छा वस्तु है मसाला बनाने के लिए, वह इतना महंगे दाम पे यहाँ पे आकर के बिक रहा है, तो धीरे धीरे सभी लोग यहाँ भारत आने के लिए सोचते हैं। तो यह एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है कि जिस समय वास्को डी गामा भारत आया उस समय पुर्तगाल का शासक कौन था, तो उस समय पुर्तगाल का शासक मैनुअल प्रथम था। यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ का जो राजकुमार था, वह थे डॉन हेनरी यहाँ के राजकुमार थे। गामा फिर वापस चला जाता है। उसके बाद पेड्रो द अल्वरेज द्वितीय पुर्तगाली था जो कि भारत में 1500 ईस्वी में आता है। यहाँ की यात्रा करने के बाद यह फिर दोबारा चला जाता है। फिर उसके बाद 1502 ईस्वी में पुनः वास्को डी गामा पुनः 1502 ईस्वी में भारत आता है। और यहाँ आने के बाद सबसे पहले इसने 1503 ईस्वी में कोचीन जो कि केरल में है, कोचीन में अपना प्रथम
फैक्ट्री स्थापित करता है। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि वास्को डी गामा के बाद दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था, तो यह थे पेड्रो द अल्वारेज। उसके बाद यह पूछा जाता था कि दोबारा जब पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आया तो उसने अपना जो फैक्ट्री था वह कहाँ पर स्थापित किया, तो इसने अपना प्रथम फैक्ट्री कोचीन में स्थापित किया। फिर उसके बाद जो दूसरा फैक्ट्री था वो था कुन्नूर या कन्नौर। यह 1505 ईस्वी में कुन्नूर कन्नौर जो कि केरल में है, दोनों स्थान केरल पे है। दूसरी फैक्ट्री इसने कुन्नूर या कन्नौर में स्थापित करता है। उसके बाद यह यहाँ से वापस चला जाता है। फिर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में आता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का जो कार्यकाल है वह 1505 से 1509 ईस्वी है। 1505 से 1509 ईस्वी के बीच में वह यहाँ पे भारत में रहता है और विभिन्न गतिविधियों को अंजाम देता है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा (1505 से 1509 ईस्वी तक यह भारत में रहता है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो आया इसने बहुत ज़्यादा कार्य तो नहीं किया, लेकिन यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली साम्राज्य का गवर्नर कौन था। तो यह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है यह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था जो कि भारत में आया। यह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था जो कि भारत में आया। यह यहाँ आने के बाद एक सबसे महत्वपूर्ण पॉलिसी को लागू किया जिसका नाम था नीले या शांत जल की नीति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। तो हम लोग यह समझ लेते हैं कि जो यह ब्लू वाटर पॉलिसी है यह होता क्या है। तो जो ब्लू वाटर पॉलिसी था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने लागू किया था। इसका मूल उद्देश्य था कि जितने सामुद्रिक क्षेत्र हैं ज़्यादा से ज़्यादा सामुद्रिक क्षेत्रों में अपना अधिकार स्थापित किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा समुद्रिक क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया जाए, यही इस नीति का मूल उद्देश्य था। तो यहाँ से दो प्रश्न पूछा जाता है कि नीले जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया, तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था। उसके बाद यह भी पूछा जाता है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो यह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था जो कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर या प्रथम वायसराय बन करके भारत में आया। उसके बाद दूसरा जो आता है वह था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। दूसरे हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो कि 1510 ईस्वी में भारत में इनका आगमन होता है। और 1510 ईस्वी में भारत में आगमन होने के बाद यहाँ पे इन्होंने कुछ अति महत्वपूर्ण कार्यों को किया, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अल्फांसो डी अल्बुकर्क का कार्यकाल देख लेते हैं कि कब से कब तक इनका कार्यकाल था। तो 1510 से 1515 ईस्वी तक यह भारत में रहे और इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण जो कार्य थे उनको देख लेते हैं। तो यहाँ से एक बार यह भी एग्जाम में प्रश्न बनता है कि पुर्तगालियों का द्वितीय गवर्नर कौन था। तो पुर्तगालियों का जो द्वितीय गवर्नर था यह थे अल्फांसो दी अल्बुकर्क। और यह एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, यानी भारत का वास्तविक पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो भारत का वास्तविक पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक इसी अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क जो 1510 ईस्वी में आता है, तो यह 1510 ईस्वी में गोवा पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। गोवा पे उस समय
बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह का शासन था। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हरा करके गोवा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन शासक था जो कि बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हरा करके गोवा पर अधिकार स्थापित किया, तो यह थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो यह भी थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और उसके बाद इन्होंने 1511 ईस्वी में एक और महत्वपूर्ण कार्य किया, वह था व्यापारिक मंडी मलक्का और हरमुज पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यहाँ से अल्फांसो डी अल्बुकर्क की जितने भी महत्वपूर्ण कार्य थे, यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे जाते थे, उन सभी को मैंने यहाँ पे बता दिया। फिर इसके बाद एक छोटा सा शासक था, इनका कार्यकाल भी बहुत छोटा था, बहुत ज़्यादा कार्य नहीं हुआ, लेकिन इनको पढ़ना जरूरी है। इनका नाम हम लोग जान लेते हैं, तो वह है नीनो डी कुन्हा। इनका जो कार्यकाल है वह 1529 से 1538 ईस्वी तक। इनके शासनकाल में 2 ही 3 कार्य महत्वपूर्ण किए गए। पहला यह था कि इन्होंने इस पुर्तगाली फैक्ट्री का जो पुर्तगाली फैक्ट्री का जो स्थान था कोचीन, या कोचीन से स्थानांतरित करके गोवा कर देते हैं। तो इनका पहला कार्य था फैक्ट्री कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर देते हैं। और इन्हीं के समय में ईसाई धर्म न्यायालय की पहली बार स्थापना होती है। उसके बाद भारत में सर्वप्रथम आने वाले जो पुर्तगाली थे और सबसे लास्ट में जाने वाले भी पुर्तगाली थे। 1961 में पुर्तगाली जाते हैं और सबसे पहले 1498 में भारत आते हैं। और हम लोग पुर्तगाली से संबंधित कुछ तथ्य हैं, उनकी क्या देन है, पुर्तगालियों के आने के बाद भारत में किन किन चीज़ों का महत्व बढ़ गया, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी पुर्तगालियों की देन है। पुर्तगालियों के द्वारा ही सबसे पहले गोवा में 1556 ईस्वी में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई। तथा कुछ महत्वपूर्ण फसल है, उन फसलों को देख लेते हैं जो कि पुर्तगालियों के देन है, वही लोग अपने यहाँ से यूरोप से भारत में लाए। तो पहला है तंबाकू, काली मिर्च, काली मिर्च नहीं है, लाल मिर्च, टमाटर, अमरूद, मूंगफली, अनानास, कहवा, etc। तो यहाँ से एक तो लाल मिर्च का प्रश्न बनता है कि लाल मिर्च किसके द्वारा लाया गया था भारत। ज़्यादातर यहीं से प्रश्न बनता है लाल मिर्च से, जो कि उत्तरी अमेरिका से। यहाँ से सीटेट में भी प्रश्न बनता है कि लाल मिर्च कहाँ का मुख्य फसल है, कहाँ से आया भारत में। तो यह यूरोप से आया था, यानी उत्तरी अमेरिका से आया था। टमाटर, अमरूद, मूंगफली, अनानास, कहवा, ये सभी पुर्तगालियों के देन है। सबसे अधिक प्रश्न जो पूछा जाता है वह यही पूछा जाता है कि
भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले किसने किया? तो वह पुर्तगालियों के द्वारा 1556 ईस्वी में गोवा में इसकी स्थापना किया गया। उसके बाद 2-4 और तथ्य हैं जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न, उसको भी देख लेते हैं। जहाज निर्माण का कार्य, जहाज निर्माण का कार्य यह भी पुर्तगालियों के ही देन है। सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही जहाज निर्माण की कार्य का शुरू किया था। और एक और प्रश्न बनता है कि ईसाई धर्म के लिए जो सबसे पहले चर्च बना था वो कहाँ पे बना था? तो ईसाई धर्म का प्रथम चर्च 1510 ईस्वी में सेंट थॉमस जो कि केरल में है, भारत में सबसे पहला जो ईसाई धर्म का चर्च था वह सेंट थॉमस केरल में स्थापित किया गया। और इस सेंट थॉमस के जो प्रथम पादरी वह थे फ्रांसिस्को जोवियर। तो पुर्तगाली कंपनियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सभी को मैं यहाँ पे बता दिया। मैंने यह बताया आप लोगों को काली मिर्च की ज़रूरत थी क्योंकि इनके यहाँ बहुत अधिक सर्दी पड़ती थी, तो उसका अत्यधिक प्रयोग करते थे मांस को संरक्षण प्रदान करने के लिए। तो उसी के क्रम में यह भारत आते हैं। और मूल जो सबसे कारण था वह था कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया का अधिकार हो जाता है। यहाँ पे उस्मानिया का अधिकार हो जाता है। तो जो भारत से जितने भी मसाला संबंधी जो आयात निर्यात थे वो यहाँ से होते हुए पाकिस्तान, काबुल, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, यहाँ से होते हुए तब जाकर पुर्तगाल यूरोप में पहुँचता था। क्योंकि जब यहाँ पे उस्मानियों का नियंत्रण हो गया तो इन लोगों ने यहाँ पे जो व्यापार का मार्ग था उसको अवरुद्ध कर दिया। यहाँ से पुर्तगालियों को इधर नहीं जाने देते थे। तो इनकी मजबूरी बनी कि कोई ऐसा नया रास्ता तलाश किया जाए जिससे हम लोग व्यापार भारत से डायरेक्ट स्थापित कर सकें। तो उसी के दौरान यह लोग समुद्रिक मार्ग की खोज के लिए निकलते हैं। सबसे पहले बार्थोलोमेव डियाज आता है, फिर उसके बाद तमाम पुर्तगाली यात्री आते हैं जो कि तमाशांतरित होते हुए कालीकट बंदरगाह पे आकर के और भारत में आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पुर्तगाली संबंधी जितने भी तथ्य थे और जितने भी उसके फैक्ट्स थे मैं बता दिया हूँ। उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।